गरीब लड़की की जादुई पतीली। एक समय की बात है जब सुमित्रा अपनी बेटी डिम्पी के साथ रहती थी। सुमित्रा को उसकी शादी के बाद उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि सुमित्रा के पति को एक दूसरी औरत से प्रेम था, परंतु वो अपने घर वालों की जबरदस्ती से सुमित्रा से शादी कर लेता है। कुछ दिनों बाद वो सुमित्रा से लड़ाई झगड़ा करके उसे घर से निकाल देता है। सुमित्रा अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देना चाहती थी, इसलिए वो उस घर से निकलकर गांव के एक कोने में छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। वहीं पर वो अपनी बेटी डिम्पी की परवरिश करती है। डिम्पी बड़ी हो जाती है और वो अब अपनी माँ का सहारा बन जाती है। डिम्पी की माँ मूर्तियाँ बनाया करती थी और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। अपनी माँ के साथ समय बिताकर डिम्पी ने भी ये हुनर सीख लिया था और अब उसकी माँ बुजुर्ग हो गई थी, इसलिए डिम्पी ही मूर्तियाँ बनाती है और उन्हें बाजार में बेचती है। एक दिन डिम्पी अपने घर के बाहर आंगन में बैठकर मूर्तियाँ बना रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और उससे कहती है, बेटी ये तुम क्या बना रही हो? ये तो बहुत ही अलग तरह की मूर्ति है और इतनी खूबसूरत लग रही है। हाँ माँ, मैंने इस बार अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बनाई हैं। ये मूर्तियाँ घर की सजावट के लिए होती हैं, इससे घर की शोभा बढ़ती है और ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। शहर के लोग इसे जरूर खरीदेंगे। शहर के बड़े और अमीर लोग इस तरह की मूर्तियाँ खरीदते हैं और उसे अपने घर में रखते। देखना माँ, मैं इसे शहर जाकर बेच कर आऊंगी। ये मूर्तियाँ लोगों को बहुत पसंद आएगी। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही सोचा है। ऐसी मूर्तियाँ ये गांव में कोई नहीं खरीदेगा। इन मूर्तियों को तुम शहर में जाकर ही बेचना और देखना तुम्हारी ये मूर्ति इतनी खूबसूरत है, शहर में सब लोग इन्हें अच्छी कीमत देंगे और सारी मूर्तियाँ खरीद लेंगे। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मूर्तियाँ तो बहुत खूबसूरत है, मैं इन्हें ले जाकर शहर में बेचूंगी। हाँ बेटी, अगर आज ये सारी मूर्तियाँ बिक जाए तो शहर से आते वक्त एक पतीला खरीद कर ले आना। घर में सब्जी बनाने के लिए पतीला नहीं है और ये कढ़ाई भी खराब हो गई है। हाँ माँ, ये तो मैं भी देख रही हूँ, घर के बर्तन खराब हो रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो। अगर ये सारी मूर्तियाँ बिक गई तो मैं शहर से एक पतीला खरीद कर ले आऊंगी और तो और घर की जरूरत का सामान भी खरीद कर ले आऊंगी। बेटी, अभी तो सिर्फ पतीला ही लेना, बाकी सामान तो घर में है, तो बस बाजार से पतीला ले आना ताकि मैं तुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला सकूं। हाँ माँ, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है मेरी जो मैं स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खा सकूं। बाजार में सब्जियाँ कितनी महंगी है। स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वो कितना महंगा है, जैसे मसाला, दूध, दही, मछली। अनाज की कीमत भी बहुत ज्यादा है। हम दाल रोटी खा ले, बस वही बहुत है। बेटी, तो कितनी जल्दी बड़ी हो गई है, सब कुछ समझने लग गई है। पर तू चिंता मत कर, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारा ये कठिन समय खत्म हो जाएगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें इसका डट कर सामना करना है। डिम्पी सारी मूर्तियाँ बनाकर रात तक तैयार कर लेती है और घर में खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह जब होती है तो डिम्पी खाना खाकर अपनी बनाई हुई मूर्तियों को लेकर शहर में बेचने के लिए घर से निकल जाती है। डिम्पी मूर्तियों को एक टोकरी में रख लेती है और उस टोकरी को सर पर रखकर शहर ले जाती है। शहर काफी दूर था। डिम्पी के सर पर वजन भी बहुत ज्यादा था, पर वो हार नहीं मानती है और शहर के बाजार में एक जगह बैठ जाती है। आइए आइए, जरा ये खूबसूरत मूर्तियाँ देखिए। ये मूर्तियाँ आपके घर की शोभा को बढ़ा देगा। आइए और इसे जरूर खरीदिए। ये मूर्तियाँ देखकर घर में रहने वाले बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और ये मूर्तियाँ आपके घर के चमक को भी बढ़ाएंगी। जल्दी जल्दी आओ, नहीं तो सारी मूर्तियाँ बिक जाएंगी और आप बाद में पछताएंगे। ये बिल्कुल हाथों से बनाई गई है, मजबूत और टिकाऊ मूर्तियाँ हैं। आओ मैडम, आओ, देखो ये मूर्ति कितनी प्यारी है, एक बार देख तो लो। बेचारी डिम्पी कड़ी धूप में अपनी मूर्तियाँ बेचने में लगी थी। बेचते बेचते शाम हो जाती है, पर डिम्पी की एक भी मूर्ति नहीं बिकती है और वो पूरे दिन आवाज लगाती रह जाती है, लेकिन कोई मूर्ति खरीद ही नहीं रहा था। अरे, आज तो एक भी मूर्ति नहीं बिकी है। माँ ने तो कहा था कि बाजार से पतीला ले आना, अब मैं वो कैसे खरीदूं? लगता है शहर के लोगों को मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ पसंद नहीं आई है,
पर ये मूर्तियाँ तो बहुत खूबसूरत है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सारी बातें सोचकर डिम्पी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और शाम के वक्त घर की ओर आने लगती है। घर की तरफ आते हुए डिम्पी को रास्ते में एक बर्तन की दुकान दिखाई देती है, जहाँ पर बर्तन देख रहे डिम्पी की नजर एक पतीले के ऊपर जाती है। अरे वाह, ये पतीला कितना खूबसूरत है। अगर आज मेरी मूर्ति बिकी होती तो मैं ये पतीला माँ के लिए जरूर खरीद लेती। डिम्पी उस पतीले को देखते ही रह जाती है। तभी दुकानदार डिम्पी को उस पतीले को देखते हुए देख लेता है। दुकानदार डिम्पी से कहता है, क्या हुआ बेटी, तुम इस पतीले को इतनी देर से क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें ये पतीला खरीदना है? तुम जानती हो ये पतीला तुम्हें पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा और मेरी दुकान पर अब ये आखिरी पतीला बचा हुआ है। अगर तुम खरीदोगी तो मैं तुम्हें सस्ते में दे दूंगा। अरे बाबा, मैं आपको क्या बताऊं, ये पतीला तो मुझे खरीदना है, लेकिन आज बाजार में मेरी एक भी मूर्ति नहीं बिकी है और मेरे पास इस पतीले को खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैंने सोचा था कि मूर्तियां बिक जाएंगी तो उन पैसों से एक पतीला खरीद लूंगी, पर लगता है ये पतीला मेरी किस्मत में ही नहीं है। आज बाजार में मेरी एक भी मूर्ति नहीं बिकी है। अच्छा, तो तुम्हारे पास पतीला खरीदने के लिए पैसे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम ये पतीला अपने पास रख लो। मैं सब जानता हूँ, तुम्हें इस पतीले की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या कहा बाबा आपने? आप ही पतीला मुझे ऐसे ही दे दोगे? नहीं बेटी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं ये पतीला तुम्हें मुफ्त में दे रहा हूँ। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हो? आप ये पतीला मुझे मुफ्त में भी नहीं दे रहे हो और न ही पैसे ले रहे हो, फिर बात क्या है? बेटी, बात बहुत सीधी सी है। तू अपनी टोकरी में से एक खूबसूरत मूर्ति निकालकर मुझे दे दे और बदले में ये पतीला ले ले। इस मूर्ति को मैं अपने घर में ले जाऊंगा और उसे घर में सजाऊंगा। मेरी बीवी को ये मूर्ति बहुत पसंद आएगी। बाबा, आप सच कह रहे हैं? आपको मेरे हाथों से बनाई हुई मूर्ति बहुत पसंद आई है। आप मुझे एक मूर्ति के बदले इतना बड़ा पतीला दे रहे हैं, लेकिन इस पतीले की कीमत तो बहुत ज्यादा लग रही है। मुझे लगता है इस पतीले के बदले मुझे आपको अपनी सारी मूर्तियाँ दे देनी चाहिए। बेटी, मैं जानता हूँ ये मूर्ति तूने बहुत ही मेहनत से बनाई है। इस मूर्ति के आगे मेरे पतीले की कोई कीमत नहीं है। मुझे जल्दी से एक मूर्ति दे दो और ये पतीला ले जाओ। इसके बाद डिम्पी एक खूबसूरत मूर्ति दुकानदार को दे देती है और बदले में वो पतीली ले लेती है। बेटी, तुम ये पतीली अपने घर लेकर जाओ और तुम और तुम्हारी माँ को जो भी खाना हो तुम वो इस पतीले में बना लेना। धन्यवाद बाबा, परंतु स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए तो घर में अनाज भी होना चाहिए। मेरे घर में तो अनाज भी नहीं है। अभी तो मैं केवल ये पतीली ले जा रही हूँ। अरे बेटी, मैंने अभी कहा ना तुमसे कि तुम इस पतीले के अंदर जो चाहे वो बना सकती हो। इस पतीले में तुम्हें किसी अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें इस पतीले को बताना है कि तुम्हें क्या खाना है। ये पतीली तुम्हें अपने आप खाना दे देगी। समझ गई बेटी अब तुम? चलो ठीक है, तुम ये पतीली ले जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। इतना कहकर वो दुकानदार वहाँ से आगे चला जाता है। आगे चलते चलते वो गायब हो जाता है। डिम्पी उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। कितनी सुंदर पतीली है, इसे देखकर तो माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। जल्दी से इस पतीली को घर ले जाती हूँ, आज तो बहुत ज्यादा देर हो गई है। सारी बातों को छोड़कर डिम्पी वो पतीली अपने सर पर रख लेती है और बाकी की मूर्तियों को हाथ में लेकर घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर डिम्पी अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। डिम्पी की आवाज सुनकर माँ जल्दी से बाहर आती है और वो पतीले को देखती है। माँ देखो, मैं आपके लिए कितना सुंदर पतीला लेकर आई हूँ। अरे वाह, सच में ये पतीली तो बहुत अच्छी है और कितनी बड़ी भी है। लगता है आज बाजार में तेरी सारी मूर्तियाँ बिक गई है। नहीं माँ, आज सुबह से एक भी मूर्ति नहीं बिकी थी, लेकिन जब मैं घर वापस आ रही थी तब एक बर्तन वाले को मेरी मूर्ति बहुत अच्छी लगी और उसने एक मूर्ति के बदले मुझे पतीली दे दी। डिम्पी अपनी माँ को दुकानदार की कही हुई सारी बात बताती है। अरे बेटा, तू पतीली तो ले आई है, पर तुझे क्या लगता है कि जो दुकानदार ने कहा वो सच होगा? पता नहीं माँ, पर हम इसे एक बार इस्तेमाल करके देख लेते हैं। क्या पता दुकानदार की बात सच हो। मैं अभी इस पतीले से प्रार्थना करती हूँ। डिम्पी पतीले के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे खूबसूरत पतीली, आज मेरा राजमा चावल खाने का बहुत मन है, मुझे राजमा चावल बना कर दो। डिम्पी के इतना कहते ही पतीले के अंदर राजमा चावल आ जाते हैं। ये देखकर उसकी माँ और डिम्पी के होश उड़ जाते हैं।
अरे वाह बेटी, ये तो चमत्कार हो गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं नहीं माँ, ये सारी बात सच है। दुकानदार ने मुझे यही कहा था और देखो ये सच हुआ। मुझे लगता है वो जरूर कोई भगवान का रूप थे। ये कोई मामूली पतीली नहीं है, ये एक जादुई पतीली है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये जादुई पतीली मुझे मिली है। हाँ बेटी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। क्या सच में? कहीं ये झूठ तो नहीं है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं नहीं माँ, ये सब कुछ सच है। और अब देखना, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब हम अपने दुखों के दिन से बाहर आ जाएंगे और खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। ये भगवान का आशीर्वाद है जो हमें मिला है। इसके बाद डिम्पी और उसकी माँ उस जादुई पतीली की मदद से खाना मांगते हैं और उस खाने को बेचने लगते हैं। डिम्पी खाने को ज्यादा महंगा नहीं बेचती थी ताकि गांव में गरीब लोग खाने को खा सके। इस तरह धीरे धीरे डिम्पी के पास पैसे आने लगते हैं और वो धीरे धीरे अपने लिए छोटा सा घर बनवा लेती है और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। बादलों में जादुई फ्रॉक और सैंडल का घर। एक गांव में सुनैना और सोनाक्षी नाम की दो बहनें अपनी मौसी के साथ रहती थी। क्योंकि बहुत समय पहले उनके माता पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, इसलिए वो अपनी मौसी के साथ रहती थी। उनकी मौसी का नाम उर्मिला था, जो दोनों बहनों पर बहुत अत्याचार करती थी। उनकी मौसी की कोई संतान नहीं थी, फिर भी वो दोनों बहनों पर बहुत जुल्म किया करती। एक दिन, बहुत दिन हो गए हैं तुम दोनों को हराम का खाते खाते। अब से तुम दोनों बहनें मेरे घर का सारा काम करोगी। सुनैना, तुम घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाना और बर्तन धोने का काम करोगी। और तू सोनाक्षी, तू मेरे साथ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करने जाया करेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुनैना उर्मिला के घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाना और बर्तन धोने का काम किया करती थी और सोनाक्षी अपनी मौसी के साथ गांव के घरों में काम किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उर्मिला का अत्याचार दिन पर दिन दोनों बहनों पर बढ़ता जा रहा था। एक दिन दोनों बहनें तंग आकर आपस में बातें करती है। सोनाक्षी, मौसी का अत्याचार हमारे ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। हम उनके लिए कितना भी कर ले, परंतु कुछ नहीं होता। हमें कुछ तो करना चाहिए। दीदी, आप सही कह रही हैं। मैं भी मौसी के अत्याचार से बहुत परेशान हूँ। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। सोनाक्षी, मैं सोच रही थी कि हमारे पास कुछ माँ के गहने रखे हुए हैं, क्यों ना हम उन्हें बेचकर कहीं किराए के घर में रहने लगे और अपने लिए कोई काम शुरू कर ले। हाँ, मैं भी आपकी बातों से सहमत हूँ। मुझे भी सिलाई करनी बहुत अच्छे से आती है। दोनों बहनें अपनी मौसी से बातें करने जाती है। तुम दोनों बहनें एक साथ क्या कर रही हो? जरूर तुम दोनों मेरी चुगली कर रही होगी। सुनैना, तूने अपने घर के काम खत्म कर लिए जो यहाँ बकवास कर रही है खड़ी खड़ी? इतना कहकर उर्मिला सुनैना को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये देखकर सोनाक्षी कहती है, बस बहुत हुआ मौसी जी, अब हम आपका और अत्याचार नहीं सहेंगे। तुम दोनों बहनों की जुबान बहुत चलने लगी है। मैं तुम दोनों बहनों को अब एक और पल देखना नहीं चाहती। चुपचाप मेरा ये घर खाली कर दो। मौसी जी, हम भी आपको यही कहने आए थे। हम ये घर खाली कर रहे हैं। हम और आपके साथ नहीं रह सकते। इतना कहकर अपनी मौसी का घर खाली कर देती है और वहां से अपनी माँ के जेवर लेकर सुनार की दुकान पर बेच देते हैं। गहने बेचकर उन्हें जो भी पैसे मिलते हैं उनसे घर खरीद लेते हैं और एक फ्रॉक की दुकान खोल लेते हैं। दोनों बहनें दुकान पर बैठकर अच्छे अच्छे फ्रॉक की सिलाई करती। सुनैना छोटी बहन सोनाक्षी का एक स्कूल में एडमिशन करा देती है और सोनाक्षी स्कूल जाने लगती है और मन लगाकर पढ़ाई करती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन सोनाक्षी अपनी दुकान पर सुनैना के पास आकर कहती है, दीदी, स्कूल की टीचर मुझसे फीस मांग रही थी। सोनाक्षी, बहन, तुम्हें तो पता ही है, जब से हमने ये दुकान खोली है हमारा एक भी फ्रॉक नहीं बिकी है। जैसे ही हमारा एक भी फ्रॉक बिकता है वैसे ही मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगी। सुनैना की दुकान पर एक दिन एक लड़की फ्रॉक खरीदने आती है। ये फ्रॉक कितने की है? कितने की है ये फ्रॉक? क्या ये तुम बनाती हो? हाँ जी मैडम जी, ये फ्रॉक मैं और मेरी छोटी बहन खुद बनाते हैं।
और ये फ्रॉक सिर्फ 3000 रुपए की है। सिर्फ 3000 रुपए? ये तो बहुत सस्ती सी फ्रॉक है। मेरे लिए ये फ्रॉक पैक कर दो। सुनैना वो फ्रॉक उसके लिए पैक कर देती है। फ्रॉक लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुकान पर कृपया जरूर आइएगा। ऐसे ही सुनैना की दुकान पर फ्रॉक लेने के लिए कस्टमर आते रहते और उन दोनों बहनों की दुकान चलने लगती है। सुनैना अपनी बहन सोनाक्षी के स्कूल की फीस भर देती है और सोनाक्षी स्कूल में मन लगाकर पढ़ने लगती है। एक दिन सुनैना की दुकान पर एक महिला आती है। सुनो, मैंने तुम्हारी दुकान के बारे में बहुत सुना है। वाकई में तुम्हारी दुकान पर बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक हैं। मुझे कुछ फ्रॉक की आवश्यकता है। क्या तुम मेरे लिए 100 फ्रॉक बना दोगी? हाँ हाँ जरूर मैडम, हम आपका ये ऑर्डर समय पर पूरा कर देंगे। परंतु याद रहे, मुझे ये 100 फ्रॉक बहुत जल्द चाहिए। हम आपके फ्रॉक का ऑर्डर समय से पहले ही पूरा कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये लो, मैं फ्रॉक के ऑर्डर के कुछ पैसे एडवांस में देती हूँ। सुनैना का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। ये सब जब उसकी मौसी को पता चलता है तो वो कुछ न कुछ करने की सोचती है। एक दिन सुनैना अपनी दुकान में ताला लगाकर अपने घर चली जाती है। उसके घर जाते ही उर्मिला मौका देखते ही उसकी दुकान में आग लगा देती है और दबे पांव वहां से निकल जाती है। आग लगते ही वहां के लोग दुकान के पास इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से एक कोई सुनैना को फोन करके दुकान की खबर देता है। सुनैना और सोनाक्षी दोनों बहनें दुकान पर आ जाती है। दुकान को जलता देख दोनों बहनें बहुत उदास हो जाती है। सुनैना को अपना इतना बड़ा नुकसान देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है और वो मैडम के ऑर्डर के बारे में सोचने लगती है कि अब वो कैसे उस ऑर्डर को पूरा करेगी। सुनैना और सोनाक्षी को कुछ समझ नहीं आता और वो नदी में कूदकर अपनी जान देने का फैसला करती है। वो दोनों बहनें नदी के पास जाती है और जैसे ही वो नदी में कूदने की कोशिश करती है तभी उन्हें एक परी बचा लेती है। अरे, ये तुम दोनों बहनें क्या करने जा रही थी? तुम दोनों बहनें अपने जीवन से हार नहीं मान सकती। तुम दोनों बहनों ने बहुत ही मुश्किलों से अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता पाई है और तुम दोनों बहनें अपनी जान देने की सोच रही थी। परी जी, आप नहीं जानते कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तुम दोनों बहनों के साथ जो भी हुआ है वो सब मुझे पता है और ये किसने किया है वो भी मुझे पता है। परंतु तुम दोनों बहनें अब निराश मत हो। निराश होने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम दोनों बहनों की सहायता करने आई हूँ। तुम दोनों बहनों के लिए मैं ये जादुई फ्रॉक का घर और सैंडल का घर लेकर आई हूँ। ये जादुई फ्रॉक का घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम इस घर से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और ये जादुई सैंडल का घर तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा। फिर दोनों बहनें उस जादुई फ्रॉक के घर के अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है कि फ्रॉक के घर में बहुत सारा सोना चांदी और खाने पीने का स्वादिष्ट खाना है और ढेर सारे सुंदर सुंदर फ्रॉक भी है। ये सब देखकर सुनैना बहुत खुश होती है और वो दोबारा से अपने फ्रॉक की दुकान शुरू कर देती है। वो मैडम से लिया हुआ ऑर्डर भी पूरा कर देती है, जिसके बदले मैडम उसे बहुत सारे रुपए देती है। उन रुपयों की मदद से सुनैना अपनी दुकान में फ्रॉक की अच्छी अच्छी कलेक्शन बनाती है और उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। उसके बाद अब उन दोनों बहनों की सुरक्षा के लिए सैंडल का घर हमेशा तैयार रहता है और उन दोनों बहनों को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता और हर एक नुकसान से उनको बचाता है। इसी तरह दोनों बहनें उस फ्रॉक के घर में हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।